अच्छा जी। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि एक स्टेटमेंट हमारे पास कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगी ना, और फिर हम लोग उन सारी स्टेटमेंट्स को जितने टाइम्स उन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है उन्हें हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम वर्कआउट करके ये हम लोगों ने फिगर आउट किया था, इतनी मरतबा जो है ये हर कॉस्ट वाली स्टेटमेंट इतनी मरतबा जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। अब होता ये है कि जब हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हैं जिनके रनिंग टाइम्स एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन है। एफ ऑफ एन अपने जहन में रखें कि एफ ऑफ एन को जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो हम लोग इस तरीके से करके डिफाइन कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो एफ ऑफ एन को इस तरीके से करके हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इस तरह की कोई टर्म्स आ जाती हैं कि हमारे पास किस कॉस्ट वाली स्टेटमेंट कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। इस तरीके से हम लोग करें, जिस तरह अगर हम लोग ये कहें हमारे पास एक एल्गोरिदम है तो इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे पास ये होगी। कॉस्ट के अंदर जो है वो हमें बस ये पता लग जाता है कि कौन सी कॉस्ट वाली स्टेटमेंट कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी। जिस तरह यहाँ पे हमें पता है कि C1 जो है वो इस एल्गोरिदम के अंदर सिर्फ एक मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है। C2 जो है वो एक मरतबा n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, फिर एक मरतबा जो है वो n × n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। और जो C3 वाली कॉस्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास बेसिकली n² टाइम्स जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये बस हम हमारे पास एफ ऑफ एन क्या बताता है एल्गोरिदम के अगेंस्ट कि एक कॉस्ट वाली स्टेटमेंट कितनी मरतबा जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो जब हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हो जाते हैं तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि उसमें से अगर हम लोग n की वैल्यू इंक्रीज करें तो कौन सा एल्गोरिदम जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा। इफ़ यू रिकॉल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने काइंड ऑफ की थी कि एक हमारे पास एल्गोरिदम है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास n है। ठीक है, कि n की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे, स्टार्ट विद 1 2 3 एंड सो ऑन, इंक्रीजिंग n की वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, तो एक हमारे पास एल्गोरिदम है और यहाँ पे y एक्सिस पे हमारे पास क्या नंबर ऑफ स्टेप्स हैं कि हमारे पास कितने स्टेप्स लगेंगे। अगर n की वैल्यू अगर 10 है तो हमारे पास क्या 10 स्टेप्स लगेंगे, 20 स्टेप्स लगेंगे, कितने स्टेप्स लगेंगे। तो एक एल्गोरिदम है वो हमारे पास जो है वो इस तरह बिहेव कर रहा है कि हमारे पास जैसे जैसे चीज कर रही है तो हमारे पास उसके नंबर ऑफ स्टेप्स जो रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, और फिर दूसरा एक एल्गोरिदम है हमारे पास जी ऑफ एन। तो उसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो भी हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एफ ऑफ एन के नंबर ऑफ स्टेप्स लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं। लीनियर का क्या मतलब होता है, वी सी अ स्ट्रेट लाइन। जब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लीनियर हो, मतलब 1 2 3 और इस तरह, या उनके अंदर फिक्स हो 10 20 30 40, इस तरह हमारे पास फिक्स उनके बीच में गैप हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, और उस पर हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आए तो हमारे पास लीनियर ग्रोथ होती है। अब अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड्स जा रही है वो हमारे पास लीनियर ग्रोथ होती है। जो जी ऑफ एन है वो हमारे पास शुरू में एफ ऑफ एन से कम स्टेप्स ले रहा है, मतलब इस पॉइंट तक वो एफ ऑफ एन से कम स्टेप्स ले रहा है, और इस पॉइंट के बाद जो है वो एफ ऑफ एन से ज़्यादा स्टेप्स लेना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस ये होता है कि जब एन की वैल्यू हम लोग बहुत ज़्यादा कर दें तो हमारे पास एल्गोरिदम जो है वो कितने स्टेप्स लेगा। दिस इज़ द अल्टीमेट गोल दैट वी वांट टू हैव। और फिर जब हमारे पास एक ही काम करने के लिए हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उन सारे एल्गोरिदम्स को देखते हैं कि वो हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन या फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, और उसमें से फिर जो एल्गोरिदम कम नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा होगा वो हम लोग कहेंगे कि जी वो वाला एल्गोरिदम जो है वो बहुत अच्छा है। जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जब हमारे पास एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब एन की वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है तो फिर हमारे पास सर्टन जो कॉस्ट्स हैं, जिस तरह हम लोगों ने अभी बिल्कुल शुरू में देखा था कि हमारे पास हर स्टेटमेंट की एक कॉस्ट होती है। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट की कॉस्ट है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। इवन हमारे पास सर्टन टर्म्स होती हैं जो एफ ऑफ एन के अंदर हमें मुख्तलिफ टर्म्स थी ना, C1 प्लस C2 टाइम्स n+1 प्लस C2 टाइम्स n × n+1। वो जो सर्टन हमारे पास उसके अंदर टर्म्स हैं, वी कैन सिंपली इग्नोर देम। व्हाई वी कैन इग्नोर देम, जस्ट थिंक ऑफ a scenario that you want to get an elephant, right? आपको शौक है, आपने एक एलिफेंट आप लेने के लिए जाते हैं और उसकी कॉस्ट ऑफ कोर्स मतलब कई मिलियंस के अंदर होगी। तो आप जो है वो
वो लेने जाते हैं और साथ आप कहते हैं कि बच्चा साथ होता है, भाई आपका छोटा, वो कहता है कि मैंने जो है ये फिश भी लेनी है, गोल्ड फिश है। और गोल्ड फिश आपको पता है बड़ी सस्ती सी, मतलब कुछ 100 रुपए की जो है वो आपके पास आ जाती है। तो आप जो है वो जब उसे एलिफेंट की पेमेंट कर रहे होंगे, तो क्या उसके साथ जो फिश की पेमेंट है वो क्या मीनिंगफुल होगी? मतलब वुड दैट, नो सर। एलिफेंट की जो कॉस्ट है वो हमारे पास मिलियंस के अंदर है, और गोल्ड फिश की कॉस्ट हमारे पास जो है वो हंड्रेड्स के अंदर है, राइट? तो अब जो गोल्ड फिश है उसकी हमारे पास जो जो कॉस्ट है, इट डज नॉट मैटर इन फ्रंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एलिफेंट। ये इसी तरह जिस तरह आपके पास एक आप घर लेने जाते हैं, ठीक है, वहां पे बैक साइड जो है वो डार्क है, आप उनसे कहते हैं कि जी मुझे यहाँ पे ना एक ट्यूबलाइट आप लगवा दें, ठीक है, तो वो आपको ट्यूबलाइट लगवा देते हैं। वो कहते हैं कि जी आपका 50 लाख रुपए का घर है, ठीक है, और साथ ही 300 रुपए की ट्यूबलाइट है। वो जो 300 रुपए हैं, दे डू नॉट मैटर। वैसे मैटर करते हैं, वैसे ऑफ कोर्स मैटर करते हैं, लेकिन व्हेन यू कंपेयर देम विद द कॉस्ट ऑफ द हाउस, द कॉस्ट ऑफ द ट्यूबलाइट डज नॉट रियली मैटर। वन ट्यूबलाइट ऑफ कोर्स, मतलब जब पूरे घर की आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो फिर उसकी कॉस्ट अगर ज्यादा है तो इट वुड मैटर, लेकिन जस्ट एक ट्यूबलाइट को अगर आप कंपेयर करें घर की कॉस्ट के साथ, तो इट वुड नॉट मैटर दैट मच। तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं कि जी ये जो कॉस्ट है, इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली द कॉस्ट ऑफ द एलिफेंट, मतलब कॉस्ट ऑफ एलिफेंट प्लस कॉस्ट ऑफ गोल्ड फिश, व्हाट इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एलिफेंट। ठीक है, उसके अंदर अगर आप उसको इग्नोर भी कर दें, तो गोल्ड फिश की कॉस्ट को इग्नोर भी कर दें, तो इट वुड नॉट मेक मच डिफरेंस। इसी तरह घर की जो कॉस्ट है, उसके अंदर अगर आप एक एडिशनल ट्यूबलाइट जो है वो लगवा लेते हैं उसके ऑनर से रिक्वेस्ट करके, या जिससे आप परचेज कर रहे हैं उससे रिक्वेस्ट करके, तो वो घर की कॉस्ट तकरीबन वही रहेगी जो एक्चुअल घर की कॉस्ट है। उसके अंदर एक ट्यूबलाइट की कॉस्ट जो है वो हमारे पास ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो जब हम लोग रेट ऑफ ग्रोथ एल्गोरिथम्स का देख रहे होते हैं, तो जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं C1, C2, C3, अब अगर हम लोग कंप्यूटेशनल परस्पेक्टिव से देखें, और जो हम लोगों ने एग्जांपल की थी उसके अंदर C1 जो है वो एक असाइनमेंट स्टेटमेंट थी, ठीक है, C2 जो है वो एक फॉर लूप थी, और जो C3 थी वो हमारे पास एक असाइनमेंट प्लस इंक्रीमेंट स्टेटमेंट थी। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो उनकी जो कॉस्ट है वो हमारे पास ऑलमोस्ट, अगर माइक्रो सेकेंड्स में देखें, तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट एक ही जितना जो है वो हमारे पास टाइम लेंगे। तो हम लोग जो ये जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की कॉस्ट होती है उन्हें तो सबसे पहले निकाल देते हैं, दे डू नॉट मैटर एट ऑल। और इवन जो हमारे पास पीछे अगर सीज को निकाल दें तो हमारे पास सिर्फ एन्स रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिर्फ एन्स रह जाते हैं, तो हमारे पास उसके अंदर भी हम लोग ये देखते हैं कि एन की जो है वो हमारे पास पावर जो है, हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, अब आप जिस तरह ये आपके पास एक इक्वेशन है ना, लेट्स से ये आपके पास एक एफ ऑफ एन है, ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एन अगर आपके पास ये है कि इतने स्टेप्स ले रहा है एल्गोरिथम, अब इसके अंदर अगर आप एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो यू विल गेट लाइक 1 प्लस 100 प्लस 10 111 प्लस 50 151, तो दैट वुड बी 151। तो जब n की वैल्यू 1 है, तो तब ऑफ कोर्स 50 भी मैटर कर रहा है, हमारे पास जो है वो 100 एन स्क्वेयर भी मैटर कर रहा है, एन टू द पावर हमारे पास जो है वो 4 भी मैटर कर रहा है। लेकिन जैसे आपके पास n की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेट्स से यू हैव वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1000, ठीक है, तो आपके पास जो है वो n की वैल्यू अगर आप 1000 रख देते हैं, तो ये आपके पास 1000 10 टू दावर 12 हो जाएगा ना, n टू दावर 4 जो है वो 10 टू दावर 12 हो जाएगा, मतलब एक 1 और उसके साथ आपके पास जो है वो 12 जीरोस हैं। फिर आपके पास 100 n स्क्वेयर जो है, वो आपके पास कितना हो जाएगा, 100, और आगे आपके पास 1 मिलियन, तो ये आपके पास 10 टू दावर 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 10n जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वी आर डूइंग दिस फॉर f ऑफ 1000, तो ये हमारे पास जो है वो कितना हो जाएगा, 10 टू दावर 8 प्लस 10,000, 10,000 विल बी 10 टू दावर 4, और फिर आपके पास प्लस 50। अब अगर आप इसको ऐड अप करोगे, तो बिलीव मी,
आपके पास ये 50 जो है बहुत इनसिग्निफिकेंट सी वैल्यू हो जाएगी। इवन 10,000 इस केस में इनसिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगी। इवन आपके पास ये जो 100 मिलियन है, ये आपके पास एक इनसिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगी इन कंपैरिजन टू 10 टू द पावर 12 विच इज लाइक 1 ट्रिलियन। ठीक है, 1 ट्रिलियन के सामने जो है वो आपके पास 100 मिलियंस जो है दे डू नॉट मैटर। they do matter but मतलब they become insignificant in front of the highest power। तो इसको हम लोग रफली लिख सकते हैं कि जी दिस इज रफली इक्वल टू 10 टू द पावर 12। जब हम लोग ये रफली इक्वल टू करते हैं तो इससे हमारे लिए काम जो है वो बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे मैं कहूँ कि एफ ऑफ एन आपके पास ये एक एल्गोरिदम है, जी ऑफ एन आपके पास एक और एल्गोरिदम है, उसके अंदर इसका चार पांच टर्म्स जो है वो लिखी हुई हैं। अब अगर आपने एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन को कंपेयर करना है तो वो सारी टर्म्स को कंपेयर करना इट बिकम्स डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप हाईएस्ट पावर वाली टर्म को जो है वो कंपेयर कर लो तो इट वुड बिकम रियली इजी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? सर एन स्क्वायर की वैल्यू क्यों मैटर नहीं करता सर? बेटे रिपीट करोगे अपना क्वेश्चन? सर एन स्क्वायर का वैल्यू क्यों मैटर नहीं करता सर? वो देखो तो एन स्क्वायर की वैल्यू मैटर कर रही है। जब हमारे पास n की वैल्यू 1 है तब तो n स्क्वायर भी मैटर करेगा, तब 50 भी मैटर करेगा, तब हमारे पास 10n भी मैटर करेगा। लेकिन जब हमारे पास n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, अभी हम लोग बहुत बड़ी वैल्यू नहीं ले रहे, अभी हम लोग सिर्फ 1000 ले रहे हैं। तो जब 1000 के लिए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 1 ट्रिलियन 100 मिलियन और फिर हमारे पास 10,000 एंड 50 हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो वो अगर आप देखो तो वो आपके पास, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आपके पास ट्रिलियन के अंदर 1 ट्रिलियन के अंदर आपके पास ये आएगा, फिर आपके पास बिलियन वाली कोई फिगर नहीं है, राइट। इसको अगर आप लिखोगे जो n स्क्वायर है वो हमारे पास इस जगह पे करके आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 1, फिर आपके पास ये 100 मिलियन वाली चीज़ है, फिर आपके पास जो है वो आई डोंट नो कुछ इस तरह करके आपके पास जो है वो इस तरह करके आपके पास कोई चीज़ बनेगी। ठीक है, मे बी देयर इज 1 और 2 जीरोस मिसिंग। लेकिन देखो ये जो 10 टू द पावर 12 है इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, इस नंबर को चेंज करने से फर्क पड़ेगा, इसको 1 कर दोगे, 2 कर दोगे, 3 कर दोगे, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगली जो 100 n स्क्वायर वाली जो टर्म है, और ये अभी हम लोग n इज इक्वल टू 1000 की बात कर रहे हैं, हम लोग अभी जो है वो n की बहुत बड़ी वैल्यू की बात नहीं कर रहे। जो n स्क्वायर है वो हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है, रफली यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, n टू द पावर 4 जो है वो हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है। n स्क्वायर हमारे पास 100 n स्क्वायर इनफैक्ट हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, और फिर ये हमारे पास जो है वो सॉरी 10n को जो है वो ओके 10n हमारे पास अराउंड यहाँ से शुरू हो रहा है, ये फिर हमारे पास 50 है। तो अगर आप देखो तो इस पूरे नंबर को देखो तो जो ये जो आपके पास पूरी कॉस्ट है, इसके अंदर से अगर आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट भी करते हो तो इन कंपैरिजन टू द होल नंबर ये जो छोटी वैल्यूज हैं दे डू नॉट लाइक रियली मैटर। तो आप इसको रफली लिख सकते हो कि ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 और आगे आपके पास जो है वो 12 जीरोस आपके पास आ गए। ठीक है, तो ये रफली जो है वो हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं? सर इसका मतलब है हम किसी भी एल्गोरिथम में n की हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाँ, एक्सीलेंट, यही इसका मतलब एग्जैक्टली। ओके सर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास n की हाईएस्ट पावर है वो उसको बेसिकली देख रहे होते हैं कि जो हमारे पास कॉस्ट निकली है उस कॉस्ट के अंदर हम लोग कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट हम लोग देखेंगे आगे कॉन्स्टेंट तो हम लोग लिखते ही नहीं है, और जो हमारे पास n की भी जो पावर्स बच जाती हैं उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है उसको जो है वो हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं कि वो हमारे पास कितनी है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं।